जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हम लोग योजना वाले खंड में चल रहे हैं और योजना वाले खंड में हमने योजना के अर्थ, उसके महत्व पर बात की है। विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं होती है, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना, प्रत्येक को हमने अलग अलग खंड में जाना है। अब मैंने प्रत्येक का अलग अलग वीडियो बनाया है। इस खंड में हम लोग बात करेंगे पाठ्य योजना के उपागमों की। पाठ्य योजना के उपागम क्या होते हैं, और सबसे पहले आपको याद उठाना पड़ेगा पाठ्य योजना को लेकर के, जिसे हमने सामान्य शिक्षण का ब्लूप्रिंट कहा था। पाठ्य योजना जो होती है उसी के ऊपर एक शिक्षण की सफलता निर्भर, एक महत्वपूर्ण कारक होता है जिससे शिक्षण की सफलता निर्धारित करती है। तो पाठ्य योजना के अलग अलग उपागम, अलग अलग दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, चाहे वो अमेरिकन अप्रोच हो, चाहे वो ब्रिटिश अप्रोच हो, और उसके बाद हमारी इंडियन अप्रोच हो, भारतीय उपागम हो, इस पे हम लोग बात करेंगे। और किस अप्रोच ने कहां पर बल दिया है, ये बड़ा प्रमुख है। उसके बाद हम लोग अलग अलग जो पाठ्य योजनाएं हैं, अप्रोच जो है, हर्बर्ट की, मॉरिसन की, ब्लूम की, भारतीय एनसीईआरटी उपागम जो है, डीवी क्लिपेटेक उपागम, ये 4-5 उपागम प्रमुख होते हैं और इनमें से जो प्रश्न बनते हैं वो आपको देखने को आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो अप्रोचेस है, इन अप्रोचेस को हम 3 संदर्भ में देखते हैं। अमेरिकन अप्रोच क्या बोलता है? अमेरिकन अप्रोच जो है, अमेरिकन उपागम हम 3 दृष्टिकोण से देखेंगे। अमेरिकन उपागम, ब्रिटिश उपागम और भारतीय उपागम। और भारतीय उपागम जो है उसने अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों को एक एक सीमा तक एक्सेप्ट किया है। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली जो है, जो भारत के समस्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जो है, चाहे बीएड वाले, बीएसटीसी हो, सभी में हार्वर्ड का मॉडल अपनाया गया है। और उसे उसका एक भारतीयकरण करके, जिसे हम भारतीय उपागम भी कहते हैं, एनसीईआरटी उपागम भी कहते हैं, डॉक्टर दबे द्वारा जो दिया गया, आरसीईएम के अंतर्गत मैंने पढ़ाया भी है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के अंतर्गत। तो वहां पे वो सिद्धांत जो है उसमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी को परिवर्तित करके किस प्रकार से चेंज करके भारतीय संदर्भ में लिया गया है, जिसमें 17 योग्यताएं निर्धारित की गई है। तो हम लोग यह बात करेंगे अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच क्या कहता है? अमेरिकन अप्रोच आपको कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में जो विद्यार्थी होता है वो प्रमुख होता है। यानी कि सीखने की परिस्थितियां और उद्देश्य निर्धारण जो है, उस प्रक्रिया में अध्यापक का काम केवल परिस्थितियों का निर्माण करना है। सारा काम, सारा जो केंद्रण है वो विद्यार्थी पे होगा। और ये अमेरिकन अप्रोच जो है वो, अमेरिकन अप्रोच जो है वो विद्यार्थी केंद्रित मानी जाती है। ब्रिटिश अप्रोच में शिक्षक को ज्यादा बल दिया गया है। ब्रिटिश अप्रोच में जो निष्पत्ति परीक्षण है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, उन पे ज्यादा बल दिया गया है। तो मैं एक बार अमेरिकन उपागम की लिख देता हूं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परिस्थितियों के निर्माण, परिस्थितियों के निर्माण और उद्देश्यों के निर्धारण पर, उद्देश्यों के निर्धारण पर बल दिया गया, सर्वाधिक बल दिया गया, सर्वाधिक बल दिया गया है। विद्यार्थी केंद्रित है, ये विद्यार्थी केंद्रित है अमेरिकन उपागम। और शिक्षक का काम जो है वो केवल परिस्थितियों का निर्माण करना है। ये अमेरिकन उपागम कहता है कि ये सारी प्रक्रिया जो है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो परिस्थितियों के निर्माण है, उद्देश्यों के निर्धारण है, उसमें विद्यार्थी प्रमुख होगा। लेकिन ब्रिटिश उपागम क्या बोलता है? ब्रिटिश उपागम, ब्रिटिश उपागम, ब्रिटिश उपागम में शिक्षक क्रियाओं पर अधिक बल दिया गया है। ध्यान रखो, शिक्षक क्रियाओं पर अधिक बल, क्रियाओं पर अधिक बल दिया गया है। शिक्षक क्रियाओं पर अधिक बल दिया गया है ब्रिटिश उपागम में। और साथ ही साथ निष्पत्ति परीक्षण जो होते हैं, निष्पत्ति परीक्षण को महत्व दिया गया है।
परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसे हम उपलब्धि परीक्षण के नाम से भी देखते हैं कि बच्चों को ज्ञान दिया जाए, उसके बाद उनकी एक परीक्षा ली जाए, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। निष्पत्ति परीक्षण क्रियात्मक कार्य, और उसको ज्यादा बल नहीं दिया गया है। ब्रिटिश उपागम निष्पत्ति परीक्षणों को बल देता है, शिक्षक क्रियाओं को अधिक महत्व देता है। लेकिन अमेरिकन उपागम जो है वो विद्यार्थी को अधिक महत्व देता है और निष्पत्ति परीक्षण की बात नहीं करता है ये। लेकिन अगर हम भारतीय उपागम को देखें, भारतीय उपागम और भारतीय उपागम जो है, भारतीय उपागम ये अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों से प्रेरित है। अमेरिकन तथा ब्रिटिश दोनों उपागमों से प्रेरित है, और अपेक्षित व्यवहारगत जो परिवर्तन होता है जिसे हम नापते हैं, और मूल्यांकन की प्रक्रिया जिसे कहते हैं, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कितना हुआ, तो ये इसकी बात ज्यादा करता है। हार्वर्ड के मॉडल को एक्सेप्ट किया, और इसीलिए आप देखेंगे अपने भारत के जितने भी बीएड बीएसटीसी कॉलेज है, सभी में आपको हार्वर्ड की ही पंचपदी प्रणाली का उपयोग करके पढ़ाने का आपको सिस्टम मिलेगा। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों को प्रमुखता दी जाती है। और ये जो मॉडल तैयार किया है भारत का, इसमें मैं लिख देता हूं हार्वर्ड की प्रणाली को मान्यता, हार्वर्ड की प्रणाली को मान्यता। तो यहां से हमने बात शुरू की, अभी हमने एक भी उपागम शुरू नहीं किया है, अभी हमने केवल बात शुरू की है। अमेरिकन उपागम क्या कहता है? अमेरिकन उपागम शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी को प्रमुख मानता है। ब्रिटिश उपागम शिक्षक को महत्वपूर्ण मानता है, शिक्षक क्रियाओं पर बल देता है। अमेरिकन उपागम निष्पत्ति परीक्षण की बात नहीं करता है, ब्रिटिश उपागम निष्पत्ति परीक्षण परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करता है। और भारतीय उपागम इन दोनों का मिश्रण है, वो शिक्षक क्रियाओं को भी महत्व देता है, और शिक्षक क्रियाओं को भी महत्व देता है और विद्यार्थियों को भी महत्व देता है। तो हम इस पूरे आधार पर हम अलग अलग जो मॉडल है, अलग अलग जो उपागम है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले पहले हम लोग बात करेंगे हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली, हार्वर्ड का उपागम। नंबर 1 हार्वर्ड उपागम, जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड। उनका बच्चे कई बार पूरा नाम पूछते हैं, ध्यान कोई हार्वर्ड स्पेंसर नहीं है, जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड। और इनकी जो पंचपदी प्रणाली है, पंचपदी प्रणाली हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। सभी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में इसी प्रणाली का प्रयोग होता है, हार्वर्ड की प्रणाली का। और हम जो पाठ्य योजना जो बनाते हैं, उस पाठ्य योजना में हार्वर्ड के ही सारे सिद्धांतों का पालन करते हैं। हार्वर्ड की जो प्रणाली है, हार्वर्ड का जो उपागम है, वो सबसे ज्यादा प्रमुख बात बोलता है कि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए, यानी कि बालक के जो पूर्व अनुभव है वो उसे नवीन ज्ञान के अर्जन में सहायता देंगे, तो नवीन ज्ञान के अर्जन को सरल बनाएंगे, सुगम बनाएंगे, और इन दोनों को कनेक्ट किया जाए। इसीलिए हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली का जो प्रथम पद है प्रस्तावना, जिसे हार्वर्ड ने अपने मूल जो पद दिए थे उस पर स्पष्टता कहा था, स्पष्टता, जिसे बाद में उनके दो शिष्य थे जिलर और राइन, उन्होंने संशोधन करके जो नई संशोधित प्रणाली है जिसमें हम दोनों पे बात करेंगे, तो उसे प्रस्तावना नाम दिया, प्रस्तावना, और उसे और विस्तार दिया प्रस्तावना और उद्देश्य कथन। इसमें हम लोग बात करें इन दोनों में भी क्या अंतर होता है, ये बात होगी। तो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से अगर जोड़ा जाए तो ज्ञान अर्जन में सहायता रहती है। पंचपदी प्रणाली सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणाली है, ये सर्वाधिक लोकप्रिय उपागम है, सर्वाधिक लोकप्रिय उपागम।
पाठ्य योजना की जननी इसको बोलते हैं। जितनी भी पाठ्य योजनाएं की हैं, पाठ्य योजनाओं की जननी इसको कहा जाता है। और ये जो उपागम है, ये पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने, और पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने को हार्वर्ड की प्रणाली में प्रस्तावना कहा जाता है। नवीन ज्ञान से जोड़ने पर बल दिया है ताकि नवीन ज्ञान का अर्जन सरल और सुगम हो जाए। और आप देखेंगे, आप सभी ने लेसन प्लान किया हुआ है, आप बीएड बीएससी करके आए हैं, आप सब ने एक बात गौर की होगी कि आप जब वो पाठ्य योजना बनाते हैं, उस पाठ्य योजना में जो सारे ऊपर की आवश्यक कार्रवाई लिखने के बाद सबसे पहले जो प्रारंभ हम करते हैं, वो प्रारंभ करते हैं हम लोग प्रस्तावना से। और वो प्रस्तावना जो होती है, प्रस्तावना पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ती है। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का फायदा क्या होगा? पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का फायदा ये होगा कि बालक जो है उसके लिए नवीन ज्ञान का जो अर्जन है वो थोड़ा सा ज्यादा सुगम बन पाएगा। तो ये जो प्रणाली जब हर्बर्ट ने दी, तो हर्बर्ट ने अपनी प्रणाली में इस चीज को एक नाम दिया, स्पष्टता। और स्पष्टता जो नाम दिया, मैं इसको एक बार हर्बर्ट की प्रणाली की जो पद्धति है, हर्बर्ट ने पाठ्य योजना में मूलतः 4 पद दिए। और मूलतः जो 4 पद दिए, स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और विधि, और इनके नाम बदल बदल करके क्या हो गए उस पर हम लोग बात करेंगे। 4 पद जो दिए, स्पष्टता ये वही पद था जिसमें ये क्लियर किया जाए कि नवीन ज्ञान क्या है, ये भी क्लियर किया जाए कि वो पूर्व ज्ञान से किस प्रकार से और कहां तक कनेक्ट है। जब इस मॉडल को संशोधन किया गया और इस मॉडल को संशोधन करके दूसरा संशोधित लाया गया, तो वह संशोधित व्यवस्था में इसको, स्पष्टता को नाम बदल करके प्रस्तावना कहा गया और बाद में उसको प्रस्तावना और उद्देश्य कथन कहा गया। प्रस्तावना होती यही है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने की प्रक्रिया। और उस प्रस्तावना में जब आप पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हो और प्रस्तावना के अंत में जो नवीन ज्ञान है उसके बारे में एक स्टेटमेंट देते हो, लास्ट वाला प्रस्तावना का जो लास्ट स्टेटमेंट है कि चलो बच्चों तो ठीक है, आज हम इस बारे में बात करेंगे, तो इस बारे में मतलब नवीन ज्ञान के बारे में बात करेंगे। वो जो अंतिम कथन होता है, प्रस्तावना का अंतिम कथन, वो जो नवीन विषय वस्तु से संबंधित है, वो आपका उद्देश्य कथन होता है। वो प्रस्तावना का ही एक अंग होता है, इसलिए हम दोनों को एक साथ लिखेंगे लेकिन समझेंगे अलग अलग। तो ये पाठ्य में 4 पद ये दिए, स्पष्टता जिसे प्रस्तावना वो कहा गया, संबंध जिसे हम नए मॉडल में तुलना कहेंगे, व्यवस्था जिसे अभी हम सामान्यीकरण कहेंगे, और विधि जिसे हम अभी अनुप्रयोग कहेंगे, एप्लीकेशन कहेंगे। तो ये जो 4 पद दिए, इनके 2 शिष्य थे, जिलर और राइन, जिलर तथा राइन। और इन्होंने, शिष्य थे इनके, और इन्होंने संशोधन किया और संशोधन करके जो 5 पद दिए, पहले जो 5 पद थे, 5 पद थे प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण की बात जब मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान रखो, मुझे याद आ रहा है प्रस्तुतिकरण जो है ना, एक प्रश्न मैंने बड़ा अच्छा प्रश्न देखा था कि हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद किसे माना गया है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद, तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पद माना गया है वो
प्रस्तुतिकरण को माना जाता है, प्रस्तुतिकरण को, इसलिए क्योंकि प्रस्तुतिकरण ही पूरी संपूर्ण योजना को बच्चों तक पहुंचाता है। तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, मैं इसको वर्टिकल में लिख देता हूं, है ना, ऐसे थोड़ा सा आएंगे नहीं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, वर्टिकल में लिख देता हूं। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना, सामान्यीकरण। ये जो 5 पद थे, पूर्व पद है ना, पूर्व में 5 पद, तो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में हर्बर्ट के द्वारा, स्वयं हर्बर्ट के द्वारा तो ये दिया गया, स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और विधि, ये जिलर और राय ने संशोधन करके जो पहले जो 5 पद आए वो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना और सामान्यीकरण। लेकिन बाद में इस पर पुनः संशोधन हुआ और पुनः संशोधन के बाद फिर जब इसके जो 5 पद अंतिम तौर पर जो 5 पद आए वो अंतिम तौर पर 5 पद थे। संशोधन के पश्चात, संशोधन के पश्चात 5 पद जो थे, उस संशोधन के पश्चात 5 पद प्रस्तावना, प्रस्तावना एवं उद्देश्य कथन। इससे कई जगह आप केवल प्रस्तावना में भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन मैंने कहा प्रस्तावना जो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने की प्रक्रिया है, और उद्देश्य कथन उस प्रस्तावना का सबसे अंतिम स्टेटमेंट जो नवीन विषय वस्तु को परिचित कराता है, वो उद्देश्य कथन होता है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, जिससे पहले संबंध कहा गया था, मूल उसमें संबंध कहा गया था, सामान्यीकरण, सामान्यीकरण और लास्ट वाला अनुप्रयोग। इसे पूर्व में व्यवस्था कहा गया था, पूर्व में इसको व्यवस्था कहा गया था, मूल उसमें, और तीसरा अनुप्रयोग, 5वां अनुप्रयोग जिससे पहले विधि कहा गया था, और प्रस्तावना जिससे पहले स्पष्टता कहा गया। तो ये आपको कनेक्ट करेगा कि अब, और यही 4 पद थे, स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और विधि, और इन 4 पदों को अंतिम तौर पर 5 पद, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में अंतिम तौर पर 5 पद ये होते हैं: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, ये ध्यान रखेंगे। और इससे पहले जो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना और सामान्यीकरण, ये बिना संशोधन के 5 पद थे, और मूल प्रणाली में ये 4 पद थे। तो इस पूरी प्रक्रिया में हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली की प्रक्रिया में हमको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग संदर्भ में प्रश्न पूछा जाएगा। हर्बर्ट ने मूलतः कितने पद दिए, तो 4 दिए, और चारों के नाम आपको याद रखने हैं। संशोधन के बाद रॉबर्ट जिलर और राइन ने जो संशोधन दिया उसमें पहले क्या है, और उसमें पहले आई प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना और सामान्यीकरण, और अंतिम तौर पर संशोधन हुआ तो क्या है, अंतिम तौर पर संशोधन हुआ तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। और ये ध्यान रखें, इस हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में सर्वाधिक बल, मैं इसमें लिख देता हूं, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में सर्वाधिक बल, सर्वाधिक बल प्रस्तुतिकरण पर दिया जाता है। ये अलग से एक प्रश्न है, प्रस्तुतिकरण पर।
दिया गया है। और उद्देश्य कथन जो मैंने कहा, उद्देश्य कथन क्या होता है इसको भी आप समझ लें, इसको भी मैं लिखा देता हूं। उद्देश्य कथन होता है, उद्देश्य कथन होता है प्रस्तावना का वह अंतिम कथन, प्रस्तावना का वह अंतिम कथन जो नवीन विषय वस्तु, जो नवीन विषय वस्तु के संबंध में, विषय वस्तु से संबंधित है। ये बच्चों ने मुझे कई बार क्लास में पूछा है, ऑफलाइन क्लास में पूछा है कि सर उद्देश्य कथन क्या है। यानी कि उद्देश्य कथन प्रस्तावना में ही शामिल होता है, लेकिन वो कथन होता है जो आपके उद्देश्य, जो आपके उस कालांश के उद्देश्य को परिभाषित करता है, उससे संबंधित होता है नवीन विषय वस्तु से। तो हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली पाठ योजनाओं की जननी कही जाती है, सर्वाधिक लोकप्रिय है सभी बीएड बीएसटीसी महाविद्यालयों में। ये मैंने लिखा कि नहीं लिखा? सभी बीएड बीएसटीसी महाविद्यालयों में सर्वाधिक लोकप्रिय उपागम है, सभी बीएड बीएसटीसी। मैं इसको अलग से यहां लिख देता हूं। समस्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में पाठ्य योजना का आधार है। ध्यान रखेंगे, पाठ्य योजना का, आप जो पाठ्य योजना बना करके आए हो वो पाठ्य योजना में हार्वर्ड की पंचपदी। और आपको याद है शायद 15-16 पद बनते हैं, जहां पे आप कक्षा, कालांश, वर्ग और ये सारे लिखने के बाद सामान्य उद्देश्य, फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद फिर आप प्रस्तावना के पद आते हैं, फिर आपके प्रस्तावना के प्रश्नों में उद्देश्य कथन आता है, आपकी सहायक सामग्रियों का विवरण आपका होता है, आप जो प्रस्तुतिकरण करते हैं वहां पे आपके बोध प्रश्न होते हैं, अंत में मूल्यांकन प्रश्न होते हैं आपके, और मूल्यांकन प्रश्न के बाद सबसे अंत में गृह कार्य होता है। वो उस टाइप से जो शायद 15-16 पद जो होते हैं पूरी प्रणाली के मूल में है। वो है तो भारतीय उपागम, लेकिन आप उसको मूल में देखेंगे, मूल में आपको हार्वर्ड की अप्रोच आपको मिलेगी। तो हार्वर्ड से जुड़े प्रश्न ये ध्यान रखेंगे, 4 स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था, विधि, ये 4 मूलतः हार्वर्ड ने दिए। उसके बाद जिलर और राइन ने संशोधन करके पहले तो ये आया प्रस्तावना और उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना और सामान्यीकरण, और अंत में संशोधन के पश्चात। तो अब आप ये कहेंगे वर्तमान में अगर जैसे प्रश्न आता है तो वर्तमान में इसमें से प्रश्न आएगा प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। तो जब एक प्रश्न आता है, आप देखेंगे कई बार एक प्रश्न आया है कि हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली का निम्न में से एक पद नहीं है, उसका मूल्यांकन शामिल था, मूल्यांकन था अंत में, और वो मूल्यांकन हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली में नहीं है। तो ये जो 5 पद हैं ये आपको हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली से आपको याद रखने हैं। उद्देश्य कथन क्या होता है, सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा उपागम हम देखेंगे, उपागम नंबर 2, मॉरिसन उपागम। मॉरिसन उपागम, और ध्यान रखो मॉरिसन उपागम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉरिसन की इस पाठ्य योजना को चक्रीय योजना कहा जाता है, चक्रीय योजना कहा जाता है, कहा जाता है। तथा इस उपागम में, तथा इस उपागम में, तथा इस उपागम में बालकों की अभिरुचियों, बालकों की अभिरुचियों, अभिरुचियों तथा आवश्यकताओं, अभिरुचियों तथा आवश्यकताओं पर सर्वाधिक बल दिया गया, सर्वाधिक बल दिया गया है। यानी कि चक्रीय योजना जो एक चक्र के तौर पर होगी, एक साइकिल के तौर पर होगी। और ये जो मॉरिसन का जो उपागम है, मॉरिसन के उपागम में भी, इसमें भी 5 पद हैं, और वो जो 5 पद हैं उन 5 पदों पे हम लोग बात करेंगे। 5 पद जो हैं हर मॉरिसन के,
मॉरिसन उपागम के 5 पद, और ये 5 पद ध्यान रखें, और ये 5 पद कौन से हैं? प्रस्तावना, प्रस्तुत, ओ सॉरी 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 सॉरी, मेरे दिमाग में हर्बर्ट द्वारा से चढ़ गया। अन्वेषण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था या संगठन भी जिसे कहते हैं, और सबसे अंत में वर्णन या जिसे अभिव्यक्तिकरण भी कहते हैं, अभिव्यक्तिकरण। तो 5 पद मॉरिसन की योजना को, जैसे मैंने कहा, मॉरिसन की योजना चक्रीय योजना है, और उसमें सबसे पहले अन्वेषण यानी कि खोज पर बल दिया गया। खोज यानी कि बच्चा एक इस दृष्टिकोण से चले कि उसे कुछ खोजना है, उसे कुछ पता करना है, उसे कोई अन्वेषण करना है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, उसके बाद आत्मीकरण, आत्मीकरण के बाद व्यवस्था यानी कि संगठन, और उसके बाद वर्णन या अभिव्यक्तिकरण। ये जो 5 पद होते हैं मॉरिसन के, इन 5 पदों को याद रखना है। परीक्षा में इनमें से सवाल कई बार आए हैं कि मॉरिसन की पाठ योजना के उपागम में निम्न से कौन सा एक पद नहीं है, और ये 5 आपको याद होते हैं। अच्छा, एक प्रश्न में देख रहा था अभी कुछ दिन पहले, उसमें था कि हर्बर्ट की और मॉरिसन की प्रणाली में कॉमन पद क्या है, कॉमन पद। और आप देखेंगे इन सब में कॉमन पद जो है ना, कॉमन पद ये है प्रस्तुतिकरण। जैसे आप हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली को देखेंगे, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में भी प्रस्तुतिकरण आते ही आता है, और कोई पद ऐसा नहीं है जो उसमें हो। लेकिन मॉरिसन में ये जो 5 पद है, 5 पद में एक पद को छोड़ करके बाकी चारों, अन्वेषण वहां नहीं है, आत्मीकरण वहां नहीं है, व्यवस्था के नाम से वहां पे एक पद है, लेकिन वो व्यवस्था का अर्थ वहां पे अलग है, यहाँ पे अलग है, संगठन है यहाँ पर, और वर्णन, अभिव्यक्तिकरण ये वहां पे है ही नहीं। तो ये जो पद है प्रस्तुतिकरण, ये प्रस्तुतिकरण दोनों में कॉमन है, बिल्कुल स्पष्ट कॉमन है। तो मॉरिसन का उपागम चक्रीय योजना भी कहा जाता है, विद्यार्थियों की अभिरुचियों, आवश्यकताओं पे अधिक बल देता है। और इस उपागम में 5 पद है: अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था यानी कि संगठन, और आपका लास्ट में वर्णन या अभिव्यक्तिकरण। ये 5 पद मॉरिसन के उपागम में होते हैं। ये दूसरा उपागम है। तीसरा उपागम ब्लूम उपागम, ब्लूम उपागम। और ब्लूम उपागम, इसे हम मूल्यांकन उपागम भी कहते हैं, मूल्यांकन उपागम। ब्लूम के मॉडल को मूल्यांकन उपागम क्यों कहते हैं, ये हमने ब्लूम की टेक्सोनॉमी में उसके त्रिध्रुवी मॉडल में पढ़ा है। क्योंकि ब्लूम ने अपनी अप्रोच में सबसे ज्यादा जिस बात को कहा वो ये कहा कि बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कितना आया है, इसकी जांच की जानी आवश्यक है। आपको याद है मैंने ब्लूम के उपागम का जो ब्लूम का जो त्रिध्रुवी मॉडल बताया था, जिसमें पहला ध्रुव उद्देश्य होता है, दूसरा ध्रुव अधिगम अनुभव होता है, अधिगम अनुभव होता है, और तीसरा ध्रुव मूल्यांकन होता है। इस त्रिध्रुवी प्रणाली में, इस त्रिध्रुवी प्रणाली में जो मूल्यांकन है वो अधिगम उद्देश्यों की अपेक्षित प्राप्ति की जांच कर रहा है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को माप रहा है। तो मूल्यांकन उपागम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन की सबसे ज्यादा बात करता है। उद्देश्य केंद्रित उपागम इसको माना, क्योंकि उद्देश्य है, उद्देश्य केंद्रित उपागम माना जाता है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों की सीमा को नापने पर बल देता है। मैं लिख देता हूं, आप देखें, उद्देश्य केंद्रित है, आपको दिख रहा है, पहला उद्देश्य केंद्रित उपागम है, उद्देश्य केंद्रित उपागम है, क्योंकि उद्देश्यों पे बल दिया गया है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन पर
के मूल्यांकन पर बल दिया जाए, यानी कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को मापा जाए, इस पे सबसे ज्यादा फोकस्ड है, इसीलिए इसको मूल्यांकन उपागम भी कहते हैं। और इसके 3 पद वही हैं जो आपको ये त्रिध्रुव मॉडल में दिख रहे हैं। इसके जो 3 पद हैं, 3 पद हैं, वो 3 पद इसके वही हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं। सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, परिभाषीकरण। दूसरा अधिगम अनुभव प्रदान करना, अधिगम अनुभव प्रदान करना। और तीसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का मूल्यांकन, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन। तो ये बात तो तीनों पद वही की वही है और वही की वही है, वही इसीलिए मूल्यांकन उपागम इसको बोलते हैं। क्योंकि लेकिन ये मूल्यांकन उपागम क्यों कहते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन की सीमा जांचने पर बल देता है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का मूल्यांकन। और उद्देश्य केंद्रित है, ये आपको ध्यान रखना है, उद्देश्य केंद्रित उपागम है। बीएस ब्लूम के उपागम को तो याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हार्वर्ड के जो 5 पद है, मॉरिसन के जो 5 पद है, वो एक बार को आपको दिमाग में तो रखने पड़ेंगे। लेकिन मूल्यांकन उपागम में हम इसको इतना ज्यादा पढ़ चुके हैं कि इतना ज्यादा ब्लूम के उपागम पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पूरा जो मूल्यांकन वाले खंड पे हमने जितनी भी चर्चाएं हमारी हुई है, तो वहां उनका प्रारंभ जो हुआ है वो प्रारंभ ही उनसे हुआ है, बीएस ब्लूम की थ्योरी से। तो ब्लूम उपागम ये तीसरा उपागम है। और चौथा उपागम जो है वो भी बड़ा इंपोर्टेंट उपागम है, ड्यूवी किलिपैट्रिक उपागम। और ड्यूवी किलिपैट्रिक उपागम चौथा, ये आपको याद है, ये दोनों नाम देख करके आपको याद आ जाने चाहिए, ड्यूवी किलिपैट्रिक उपागम। ड्यूवी किलिपैट्रिक उपागम। और ड्यूवी किलिपैट्रिक उपागम जॉन ड्यूवी और विलियम किलिपैट्रिक की बात करता है। और आप ये दोनों नाम देखते हो तो तुरंत आपको प्रायोजना विधि याद आ जाती है। प्रायोजना विधि का जो विचार था वो सबसे पहले जॉन ड्यूवी ने दिया, प्रतिपादक उसके विलियम किलिपैट्रिक माने जाते हैं, जो उनके शिष्य भी थे। तो ड्यूवी और किलिपैट्रिक, तो निश्चित तौर पर ये प्रायोजना से जुड़ा काम है। और आपको याद है हमने प्रायोजना विधि में भी ये संदर्भ मैंने दिया था कि प्रायोजना विधि जो होती है वो प्रैग्मेटिज्म की थ्योरी पर, प्रयोजनवाद पे आधारित होती है। प्रयोजनवाद होता है जो उपयोगिता पे बल देता है, वास्तविक और प्रत्यक्ष अनुभवों पे बल देता है। तो इस उपागम को जीवन द्वारा या वास्तविक एवं प्रत्यक्ष अनुभवों, वास्तविक एवं प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा सीखने पर बल इसने दिया है, ये उपागम जो है। और इस उपागम का प्रभाव देख करके गांधी जी ने भी अपने बेसिक शिक्षा मॉडल में इसका प्रयोग किया। ये हम पढ़ चुके हैं, गांधी जी ने, गांधी जी के बेसिक शिक्षा मॉडल में, गांधी जी के बेसिक शिक्षा मॉडल में इसी उपागम के प्रयोग पर बल दिया गया है, इसी उपागम के प्रयोग पर बल दिया गया है। ये आपको मैं पहले प्रायोजना विधि में भी चर्चा कर चुका हूं। तो जीवन के अनुभवों के द्वारा, यानी कि वास्तविक और प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा सीखने पर बल इस उपागम में दिया गया है। और इस उपागम में कहा गया है कि सीखने का जो आधार है, सीखने का आधार प्रायोजना है, सीखने का आधार प्रायोजना है, ये इसमें कहा गया है। यानी कि आप प्रोजेक्ट के माध्यम से, प्रोजेक्ट जहां पे सामूहिक तौर पे एक समस्या का चयन करके और फिर बच्चे उसको पूरा करेंगे, सामूहिक तौर पर सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए
वो इस प्रायोजना को पूरा करके बहुत ज्यादा सीखेंगे। तो सीखने का जो आधार है वो प्रायोजना मानी गई है। ये आप ध्यान रखेंगे। डीवी क्लियोपेट्रिक उपागम के संबंध में एक प्रश्न जो बनता है वो ये भी बनता है कि डीवी क्लियोपेट्रिक उपागम में सीखने का आधार किसे माना गया है। तो अगर विकल्प में प्रायोजना हो तो प्रायोजना को टिक करेंगे। जीवन के द्वारा या प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभवों के द्वारा सीखना हो तभी तो प्रायोजना विधि को जीवन द्वारा सीखने की विधि कहा जाता है, प्रत्यक्ष। और इसके जो पद होते हैं वो 6 पद वही होते हैं जो प्रायोजना विधि के 6 पद थे, आपको याद है 6 पद इसमें होते हैं। और वो 6 पद आपको याद है, मैं 6 पद सबसे पहला पहला परिस्थितियों का निर्माण, परिस्थितियों का निर्माण। दूसरा प्रायोजना का चयन, प्रायोजना का चयन। तीसरा प्रायोजना की रूपरेखा, प्रायोजना की रूपरेखा। चौथा प्रायोजना का क्रियान्वयन, प्रायोजना का क्रियान्वयन। पांचवा प्रायोजना का मूल्यांकन, प्रायोजना का मूल्यांकन। और छठा प्रायोजना का अभिलेख संधारण, रिकॉर्ड मेंटेन, अभिलेख संधारण, या जिसे हमने लेखा जोखा भी कहा, लेखा जोखा। तो ये 6 पद प्रायोजना विधि के 6 पद हैं, आपको पता है। वही 6 पद आपके डीवी क्लियोपेट्रिक उपागम, ये वही चीज है। सीखने का आधार प्रायोजना है। सीखने का आधार ऐसे अनुभव है जो प्रत्यक्ष है, जो वास्तविक है, जो जीवन द्वारा सीखे जाते हैं, वो इसके प्रत्यक्ष अनुभव है। तो ये बड़ी एक इंपोर्टेंट चीज है, बड़ी एक बड़ा इंपोर्टेंट उपागम है ये। और इतना इंपोर्टेंट है कि गांधी जी ने भी अपने बेसिक शिक्षा मॉडल में इसको वरीयता दी, क्योंकि गांधी जी भी स्वयं स्वयं इस बात का समर्थन बहुत ज्यादा करते थे कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो सीखने की प्रक्रिया हमेशा वास्तविक अनुभवों से, केवल सैद्धांतिक ज्ञान रटा रटाया ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपने बेसिक शिक्षा मॉडल में इस बात को कहा। तो ये आपके चौथा उपागम। और सबसे लास्ट और अंतिम उपागम भारतीय उपागम या एनसीईआरटी उपागम जिसे हम बोलते हैं, उस उपागम को और देखें। और ये आपके उपागम कंप्लीट है। छठा वो पांचवा भारतीय उपागम या एनसीईआरटी उपागम है ना, एनसीईआरटी उपागम। और इस भारतीय उपागम एनसीईआरटी उपागम के बारे में मैंने कहा, एक तो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली को स्वीकार करता है भारतीय उपागम। आप जितनी भी पाठ्योजनाएं आप देखेंगे उन पाठ्योजना में, और एनसीईआरटी ने जो इस उपागम पे जो बात की, वो इस उपागम में स्पष्ट इस बात को कहा कि 3 पद दिए हैं। जैसे आप देखेंगे भारतीय उपागम के, एनसीईआरटी उपागम के, तो 3 पद दिए। और अध्यापक जो क्रियाएं हैं उनको अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि पूरी पाठ्योजना अध्यापक तैयार करेगा। पाठ्योजना में कौन कौन सी क्रियाएं करानी है। मैं एक प्रश्न प्राय परीक्षा कक्षा में बच्चों से पूछता रहता हूँ कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उद्देश्यों को प्राप्त करने का उत्तरदायित्व किसका होता है। क्या केवल शिक्षक का होता है, क्या केवल विद्यार्थी का होता है, क्या शिक्षक केवल पाठ्यक्रम का होता है, या इन सभी का होता है। और ये प्रश्न परीक्षा में आया भी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अकेले शिक्षक का होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उद्देश्यों को प्राप्त करने का उत्तरदायित्व केवल शिक्षक का होता है। और इसीलिए केवल शिक्षक का होने की वजह से अध्यापक क्रियाएं इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी है। और अध्यापक क्रियाएं महत्वपूर्ण मानी है, हार्वर्ड की उसको एक्सेप्ट किया है मॉडल को। ये मैंने आपको बताया है, 3 पद इसमें बताए हैं। तो इन चेंज कर लो। इस उपागम में हार्वर्ड की, हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली को
बल्कि कुछ सीमा तक नहीं लिखूं, को स्वीकार किया गया है, को स्वीकार किया गया है तथा शिक्षक क्रियाओं को, शिक्षक क्रियाओं को महत्व दिया गया, शिक्षक क्रियाओं को महत्व दिया गया। और शिक्षक क्रियाओं को महत्व ऐसे दिया गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, मैं इसको लिख देता हूं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उद्देश्यों को प्राप्त करने, ये ध्यान रखेंगे, ये जो लाइन लिख रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, उद्देश्यों को प्राप्त करने का उत्तरदायित्व उद्देश्यों को प्राप्त करने का उत्तरदायित्व केवल शिक्षक का होता है, केवल शिक्षक। यानी कि उसको पता है कि कौन से उत्तरदायित्व, कौन से, उसको पता है कि कौन से उद्देश्य पूरे करने हैं, कौन से उद्देश्य प्राप्त करने हैं, केवल शिक्षक का। और ये मैंने अंडर इसीलिए इसको गोले में कर दिया है, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम जो है वो उसके साधन जरूर है, लेकिन जिम्मेदारी बात है उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्तरदायित्व। यानी कि उस बैलगाड़ी को कौन खींचेगा, बैलगाड़ी को अध्यापक खींचेगा। अध्यापक को पता है कि कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जाना है, और ये अध्यापक, इसीलिए शिक्षक क्रियाओं को महत्व दिया गया है। तो हम जो 3 पद है भारतीय प्रणाली के एनसीईआरटी उपागम के, उसके 3 पद हम एक बार देख लेते हैं। 3 पद है एनसीईआरटी उपागम में, एनसीईआरटी उपागम में 3 पद, जैसे हार्वर्ड की प्रणाली में 5 पद थे, इसमें 3 पदों को मान्यता दी गई है। और वो 3 पद क्या है? 3 पद में सबसे पहला जो पद है, सबसे पहला पद है अदा, यानी कि इनपुट, इनपुट। दूसरा जो पद है वो है प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस, प्रोसेस। और तीसरा जो पद है, तीसरा पद है प्रदा, यानी कि आउटपुट, आउटपुट। तो इसमें क्या क्या है, अदा, इनपुट में क्या क्या है? आप भारतीय उपागम में 3 इन पदों को लेकर के काम करते हो। इनपुट में सबसे पहले, इनपुट यानी कि अदा में सबसे पहले होता है इनपुट, यानी कि जो आपको अंदर से, जो आपके अंदर जाएगा, आउटपुट जो बाहर जाएगा। प्रक्रिया अंदर और बाहर आने और जाने में जो पूरी संपूर्ण प्रोसेस है। तो इनपुट होता है बालकों के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों को ध्यान में रख करके जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, वो आपका इनपुट है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों, अपेक्षित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों के सापेक्ष, के सापेक्ष उद्देश्य निर्धारण। ध्यान रखो, मैं डायरेक्ट उद्देश्य निर्धारण लिखता, बजाय उसके ज्यादा बेटर ये है कि मैं उससे लिखूं कि उद्देश्य निर्धारण कौन से, वो उद्देश्य निर्धारण जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत आपने पहले से ये तय किए कि बालकों के अंदर ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाने हैं, वो उद्देश्य निर्धारण, ये इनपुट होता है। आउटपुट को, प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया होती है इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला प्रोसीजर, और उसमें वो सारी क्रियाएं आएंगी जो शिक्षक और छात्र के बीच में होंगी। तो शिक्षक और छात्र के मध्य, शिक्षक छात्र के मध्य के मध्य की अंतः क्रिया, जितने भी इंटरेक्शन होंगे वो अंतः क्रियाएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अधिगम अनुभव प्रदान करना, अधिगम अनुभव प्रदान करना। ध्यान रखो, ये अधिगम अनुभव प्रदान करना जो है ना, ये आपका प्रोसेस है, ये आपकी प्रक्रिया है। और आउटपुट क्या निकल के आएगा?
प्रदा, आउटपुट क्या निकल के गया? आउटपुट निकल के आएगा कि बच्चों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आ जाएगा, है ना, ये परिवर्तन आ जाएगा, ये बाहर निकल करके आएगा। व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, यानी कि आपने ऊपर तो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन को ध्यान में रख करके उद्देश्य निर्धारित किए हैं कि हमें, हमारा उद्देश्य कि बालकों के व्यवहार में ये परिवर्तन आ जाए, बालकों के व्यवहार में ये परिवर्तन आ जाए, तो ये तो आपने केवल उद्देश्य निर्धारित किए हैं, लेकिन अंत में निकल करके आउटपुट क्या आया? बालक व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो गया। व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होना, ये परिवर्तन अगर हो गए हैं, जो आपने पहले से सोचा था वो परिवर्तन अगर हो गया है, तो इसका मतलब आउटपुट निकल आया है और ये प्रदा होगी। तो अदा, प्रक्रिया और प्रदा, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो इनपुट से लेकर के आउटपुट तक के बीच में जो प्रक्रिया होगी वो आपकी प्रोसेस होगी, इनपुट से लेके आउटपुट के बीच में, क्योंकि आपने कुछ इनपुट लिया है, उसके बाद लास्ट में जाकर के आउटपुट आएगा, तो बीच में कुछ ना कुछ करोगे तो सही, वो जो करोगे वो प्रक्रिया है। और करोगे क्या? शिक्षक छात्रों के बीच में अंत्य क्रियाएं चलेंगी, शिक्षक छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करेगा ताकि ये प्राप्त हो सके। तो अदा, प्रक्रिया और प्रदा, ये तीन पद हैं, और ये आपके भारतीय उपागम, एनसीईआरटी उपागम की बात है। और इस भारतीय उपागम में मैंने जैसे आपको लिखा कि ये हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली को एक्सेप्ट करता है और शिक्षक क्रियाओं को महत्व देता है। सारा काम जो उद्देश्य प्राप्त हुआ वो शिक्षक ने ही किया, ये जो उद्देश्य निर्धारित कर लिया उसको प्राप्त करने का काम और अध्यापक ने ही किया, उसी ने छात्रों के साथ ऐसी अंत्य क्रियाएं की ताकि बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो जाए। एक बार हम सारी स्लाइड को एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग उपागम पे बात कर रहे हैं, उपागम पाठ योजना के उपागम, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको लिखा है कि तीन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। अमेरिकन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट क्या कहता है, और भारतीय कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अमेरिकन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परिस्थितियों का निर्माण जरूरी है, उद्देश्यों का निर्धारण जरूरी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये विद्यार्थी केंद्रित होगा, यानी कि इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु जो होगा वो विद्यार्थी होगा। लेकिन ब्रिटिश उपागम ने इससे उलट कहा। ब्रिटिश उपागम ने कहा कि ये बात ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उद्देश्य निर्धारण होना चाहिए, परिस्थिति निर्माण होना चाहिए, लेकिन ये शिक्षक क्रियाओं पे अधिक बल देता है, ये काम वहां पे विद्यार्थी केंद्रित है, ब्रिटिश उपागम में शिक्षक केंद्रित है। और निष्पत्ति परीक्षण, विशेष तौर पर ये ध्यान रखना, निष्पत्ति परीक्षण की बात, परफॉर्मेंस टेस्ट की बात जो है, उपलब्धि परीक्षण, हमारे यहाँ जो परीक्षा का जो मॉडल है ना भारत में, कि सेशन स्टार्ट हो गया है, कुछ समय बाद प्रथम टेस्ट, फिर द्वितीय टेस्ट, फिर अर्धवार्षिक, फिर वार्षिक, ये जो पूरा मॉडल है ये परफॉर्मेंस टेस्ट से है, ये उसी ब्रिटिश मॉडल पे चल रहा है। तो निष्पत्ति परीक्षण पर बल, और भारतीय उपागम इन दोनों को एक्सेप्ट करता है थोड़ी थोड़ी सीमा तक, और दोनों से प्रेरित है, हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली को अपनाई है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपेक्षित व्यवहारगत, ये जैसा भी मैंने सबसे लास्ट वाले उपागम में लिखा है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों को प्रमुखता, हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली को मान्यता। तो अभी मैंने जैसे आपको सबसे लास्ट वाले उपागम में लिखा है कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन सबसे लास्ट में निकल करके आएगा, आउटपुट वो प्रमुख है, वो प्रमुख है, ये भारतीय उपागम का वो है। तो हमने सबसे पहले देखी हार्वर्ड के उपागम की। हार्वर्ड के उपागम जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड पूरा नाम था। सारे बीएड बीएससी कॉलेजों में इस पाठ्य योजना को आधार माना जाता है। पंचपदी प्रणाली इसका नाम है, पंचपदी प्रणाली के नाम से इसको हम जानते हैं। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली बहुत सर्वाधिक लोकप्रिय उपागम है, पाठ्य योजनाओं की जननी कहा जाता है, और पूर्व ज्ञान को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने पर सबसे ज्यादा बल है इसका, और पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो प्रस्तावना के अंतर्गत आएगी। जब हार्वर्ड ने अपना टॉपिक वो दिया, कॉन्सेप्ट दिया, तो 4 उसके पद दिए, स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और विधि। स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था, स्पष्टता, संबंध और व्यवस्था और विधि, और ये जो 4 पद थे, ये चारों परीक्षा में अगर पूछे जाते हैं कि हार्वर्ड ने अपने मूल सिद्धांत में कौन से दी, तो मूल सिद्धांत में ये दिए। लेकिन बाद में उनके जो शिष्य थे जिलर और राइन ने जब इसमें संशोधन किया तो प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण जो थे, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण, ये प्रस्तावना को कनेक्ट किया स्पष्टता से। स्पष्टता यानी कि जो स्पष्ट करेगी जो चीज कि ये हम क्या करने जा रहे हैं, और उसे हमने नए उसमें प्रस्तावना नाम दिया। प्रस्तावना के साथ फिर एक और शब्द जोड़ा हमने, उद्देश्य कथन। प्रस्तुतिकरण जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद माना जाता है। व्यवस्था, तुलना और सामान्यीकरण, ये इसको कहा गया
प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना और सामान्यीकरण। तो ये जो 5 पद थे हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली में, जिलर और राइन ने जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण काम किया, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम किया कि जो प्रथम पद था स्पष्टता, उस स्पष्टता को उन्होंने एक तरीके से स्पष्ट किया। और वो स्पष्ट ये किया कि ये प्रस्तावना पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ रही है, साथ ही साथ अंत में एक कथन ऐसा है जो नवीन ज्ञान को, नवीन विषय वस्तु को इंट्रोड्यूस करा रहा है, वो उद्देश्य कथन है, जो मैंने अभी आपको शायद लिखा भी है, मैंने परिभाषा में लिख दिया है। तो संशोधन जो सबसे अंत में जो संशोधन हुआ, अंतिम तौर पर ये पद मैं लिख देता हूं, ये अंतिम है, ये अंतिम तौर पे पद है। प्रस्तावना और उद्देश्य कथन, जिसे स्पष्टता जो मूल जो पद है हार्वर्ड के, उससे कनेक्ट किया। प्रस्तुतिकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तुलना, जिसे पहले संबंध कहा गया। सामान्यीकरण, जिसे पहले व्यवस्था कहा गया। और अनुप्रयोग, जिसे पहले विधि कहा गया। तो प्रस्तावना, आपको ये ध्यान रखना है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। तो हार्वर्ड का एक पद कौन सा नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है इन 5 में से, जो आपको अंत, अगर हाँ प्रारंभ के आधार पर पूछ लिया जाएगा तो आपको वो 4 आपको याद रखने हैं। हार्वर्ड की पंचपदी पर सर्वाधिक प्रस्तुतिकरण पे बल है। उद्देश्य कथन, हाँ मैंने ये लिखा दिया, मुझे याद था, उद्देश्य कथन मैंने लिखा दिया है। प्रस्तावना का वह अंतिम कथन जो नवीन विषय वस्तु से संबंधित हो, उसका परिचय कराता हूं। मॉरिसन की योजना को, मॉरिसन के उपागम को चक्रीय उपागम कहते हैं, चक्रीय योजना कहते हैं। बालकों की अभिरुचियों को और आवश्यकताओं पर सर्वाधिक बल दिया गया है। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था यानी कि संगठन, और वर्णन, अभिव्यक्तिकरण जिसे बोलेंगे, इस पे ये 5 पद इसके हैं। ब्लूम का उपागम मूल्यांकन उपागम कहते हैं। मूल्यांकन उपागम इसलिए कि लास्ट में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों के मूल्यांकन पे बल देता है। उद्देश्य केंद्रित उपागम माना जाता है। 3 पद इसके हैं, और वो तीनों पद आपको त्रिध्रुवी मॉडल याद होता है, तीनों पद आप याद रख पाते हो। अगला है डीवी क्लिपेट्रिक उपागम, ये आपने प्रयोजना विधि में पढ़ी रखा है। डीवी क्लिपेट्रिक, ये दोनों गुरु शिष्य थे, और इन्होंने जीवन द्वारा सीखने के, प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा सीखने पे सबसे ज्यादा बल दिया। गांधी जी ने भी अपने बेसिक शिक्षा मॉडल में इसी उपागम के प्रयोग पे बल दिया गया है। सीखने का आधार प्रायोजना है, ये आपको ध्यान रखना है, सीखने का आधार प्रायोजना माना गया है। ये प्रश्न परीक्षा में अलग से आया है डीवी क्लिपेट्रिक उपागम के लिए। और ये 6 पद जो प्रायोजना विधि के 6 पद होते हैं, वही डीवी क्लिपेट्रिक के उपागम के 6 पद हैं। और सबसे अंत में भारतीय उपागम, एनसीईआरटी उपागम, जिसमें आपको हमने जैसे कहा कि ब्रिटिश अमेरिकन दोनों का एक मिश्रण है। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली को स्वीकार करता है, शिक्षक क्रियाओं को महत्व देता है, और ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व तथा उद्देश्यों को प्राप्त करना। तो ये 3 पद होते हैं, अदा, प्रक्रिया और प्रदा। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट में क्या है, प्रोसेस में क्या है, और आउटपुट में क्या है। तो विद्यार्थी, ये सारी बातें जो है उपागम से जुड़ी और योजना वाले खंड को कंप्लीट बनाती हैं। यानी कि योजना वाला जो खंड होता है आपका, फिर बड़ा मजा आता है। एक और योजना के खंड में एक और वीडियो मैं सोच रहा हूं, और वो वीडियो में डाल दूंगा, सूक्ष्म शिक्षण योजना का, माइक्रो टीचिंग का। वो भी शिक्षण की एक योजना का ही एक प्रकार की योजना होती है, तो जिससे आपका और अध्ययन विस्तृत हो। तो सूक्ष्म शिक्षण योजना के, और उसके बाद फिर ये 6 वीडियो हो जाएंगे। मैं पहले सोच रहा था 5 वीडियो बन जाएंगे, एक और वीडियो बढ़ गया है, 6 वीडियो हो जाएंगे। 6 वीडियो के बाद फिर आपकी योजना वाला खंड अच्छे से मजबूत हो गया। चलिए हम लोग मुलाकात करेंगे सिलेबस के अगले खंड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।